स्टार्ट करते हैं आज का हमारे एमडीगेट सीरीज का दूसरा इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। उसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और उसके साथ हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स, यानी कि दो इंपॉर्टेंट टाइप्स या दो इंपॉर्टेंट आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, जिनको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड शुगर, या डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है सर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। आप एमडीगेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारे पास पहला टॉपिक है कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड आप किस बेसिस पे करें, कैसे आप मोनोसेक्राइड्स को। अच्छा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोसेक्राइड किसे कहते हैं। हमने पढ़ा है कि सर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के तीन शक्लें सर पढ़ी थी। एक को आप बोलते हैं मोनोसेक्राइड, दूसरे होते हैं ओलिगो, तीसरे होते हैं पॉलीसेक्राइड। क्लियर है? ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ आपको। अच्छा, अगर आपने हमारी पहली वीडियो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में नहीं देखी तो अभी आप चेक कर सकते हैं, हमने उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। स्टार्ट करते हैं, आगे चलें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं सर, मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्स जाननी पड़ेगी। अच्छा, उनमें से भी आपका एमडीगेट का सिलेबस बोलता है कि सर आपको ज्यादा ध्यान देना है ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, और हम कोशिश करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम डिस्कस कर लेंगे इस लेक्चर में। तो हमारे पास अगर हम बात करें मोनोसेक्राइड्स की, तो हमारे पास उनकी क्लासिफिकेशन के लिए पहला जो क्राइटेरिया आता है वो आता है उनके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। अगर आप उनका फंक्शनल ग्रुप देखें, हमें पता है सर फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल की एक आइडेंटिटी होता है, एक हॉलमार्क होता है, जहां से आपको मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। जो उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को डिफाइन करता है वो उसका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं सर। एक को हम बोलते हैं एल्डोज, दूसरे को बोलते हैं कीटोज। सॉरी, एक को हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरे को हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप। याद है आपको? क्लियर हो गया? दो ग्रुप है हमारे पास, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। अच्छा, अब जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो उसको हम बोलते हैं एल्डोज शुगर, जिसके पास कीटोन ग्रुप हो उसको हम बोलते हैं कीटोज शुगर। क्लियर हो गया? हमें पता है कि सर OSE जो है ये सफिक्स होता है मोनोसेक्राइड का। आगे चले तो हम जो एल्डोज शुगर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं COH, ये ग्रुप है COH, जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन के साथ। और अगर हम कीटोन ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे कार्बन बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन से, वो भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड से। तो ये हमारे पास जिसके अंदर ये वाला बॉन्ड हो सर वो कीटोन है, जिसके अंदर ये वाला हो वो एल्डोज है। समझ आ गया? इजी है। आगे चलें तो हमारे पास सर हमने पहला तो ऐसे इस तरीके से हमने क्लासिफाई किया है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। दूसरा, मोनोसेक्राइड को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर, कि उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। वो जो मॉलिक्यूल आपके पास मोनोसेक्राइड का है उसके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उस हिसाब से भी आप मोनोसेक्राइड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने नोट किया कि सर सबसे जो छोटा मोनोसेक्राइड है उसके अंदर 3 कार्बन होता है, और 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड को हम बोलते हैं सर ट्रायोज शुगर, क्योंकि 3 कार्बन है तो हम ट्रायोज शुगर बोलते हैं। ट्रायोज में हमारे पास, अच्छा उसका केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या है? हमारे पास का फार्मूला आता है C3H6O3। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि सर कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और ON, यानी कि कार्बन का जितना भी नंबर होगा हाइड्रोजन उससे डबल होगा और ऑक्सीजन फिर सिंगल में होगा, क्योंकि वाटर का रेशो बनेगा 2:1 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इनका रेशो बनेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1। क्लियर है? तो हमारे पास जो ट्रायोज शुगर है, हमारे पास ट्रायोज शुगर जो है उसका केमिकल फार्मूला है सर C3H6O3। वैसे ही हमारे पास 4 कार्बन वाली एक शुगर है, 3 कार्बन वाली का नाम ट्रायोस, 4 कार्बन वाली शुगर का नाम टेट्रोस, और टेट्रोस के अंदर हमारे पास फार्मूला क्या है C4H8O4। उसके बाद जिसमें 5 कार्बन हो सर उसको बोलते हैं पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर जो है वो क्या होती है, अच्छा सॉरी, पेंटोस शुगर में C5H10 और O5। उसके बाद हमारे पास आती है 6 कार्बन वाली जिसको हेक्सोस शुगर बोलते हैं, इसके अंदर हमारे पास C6H12O6, और 7 कार्बन वाली लास्ट आती है। याद रखिएगा, कम से कम एक मोनोसेक्राइड में 3 कार्बन होंगे, और ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, एक मोनोसेक्राइड के अंदर जो कार्बन की तादाद है वो कितनी होगी? 7। तो आप बोलते हैं सर जो 7 कार्बन वाला होता है उसको हम बोलते हैं हेप्टोज। इट्स कॉल्ड हेप्टोज। और जो हेप्टोज है इसमें हमारे पास आते हैं सर C7H14 और O7। ये हमारे पास आता है केमिकल फार्मूला हेप्टोज का। अगर हम बात करें तो इनका हमारे पास सबके 2-2 एग्जाम्पल हमने लिए हुए। हम कहेंगे
कि सर जो ट्रायोस शुगर है उसकी दो कॉमन शक्लें हमारे पास मिलती हैं, जैसे कि ग्लाइसरोज और DHA। DHA स्टैंड फॉर डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन, लिख लें, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। हमारे पास दो इसके मोनोसेक्राइड ट्रायोस के दो मोनोसेक्राइड की शक्लें मिलती हैं, जिसमें ग्लाइसरोज और DHA है। ये दोनों जो हैं ये रेस्पिरेशन के दौरान बनते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान या एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे ये प्रोसेस हो रहा होता है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइसरोज और DHA बनते हैं। पहला हो गया। दूसरा हमारे पास टेट्रोज की बात करें तो इसमें हमारे पास आता है एरेथ्रोज और एरेथ्रोलोज, ये दोनों शक्लें, और ये C4, दोनों का फार्मूला सेम है, C4H8O4, लेकिन उनकी केमिकल अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से आप बोलेंगे सर ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। एरेथ्रोज, एरेथ्रोलोज, ये दोनों बैक्टीरियल शुगर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर ये दोनों जो शुगर है ये बैक्टीरिया के अंदर कॉमनली पाई जाती है। आगे चलें, हमारे पास आता है पेंटोज शुगर, जिसमें राइबोज और राइबुलोज, और हमें पता है कि सर ये जो शुगर है हमारे पास पाई जाती है कहाँ पे, हमारे न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने के लिए जिसमें DNA RNA शामिल है। और उसके अलावा राइबुलोज की बात करें तो ये हमने कहीं पे पढ़ा है, आपने जरूर पढ़ा होगा कि सर प्लांट्स के अंदर क्रैब साइकिल होता है, वहां पे राइबुलोज बाइफॉस्फेट होता है, वहां पे राइबुलोज शुगर यूज होती है। अगर हम बात करें हेक्सोज शुगर की तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है। ये हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये हमारे पास प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर कॉमन है। ग्लूकोज तो फूड का सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स। फ्रक्टोज की बात करें तो आप इसको फ्रूट शुगर का नाम देते हैं, फ्रक्टोज इज नॉन एज फ्रूट शुगर। अगर हम बात करें हेप्टोज की तो हमारे पास इसमें आते हैं ग्लूकोहेप्टोज और सीडोहेप्टोज, और ये दोनों जो शुगर्स हैं कॉमनली ये भी बैक्टीरियाज के अंदर उनके मेटाबॉलिज्म के दौरान बनती हैं और उन्हीं के अंदर उनको यूज किया जाता है। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे आप इनको एल्डोज और कीटोज के हिसाब से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाइन दे दी है, लाइन के इस तरफ वाले जो भी हैं वो सारे के सारे एल्डोज शुगर है, और इस तरफ वाले जो भी शुगर है वो सारे के सारे कीटोज हैं। तो आप याद कर सकते हैं कि सर आप उनको कार्बन के नंबर के हिसाब से भी याद कर सकते हैं, ये तो आपको जरूरी पढ़ना पड़ेगा। ट्रायोज होते हैं, टेट्रोज होते हैं, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज होता है, और उसके बाद आप इनको एल्डोज और कीटोज के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाएगा ग्लूकोज कौन सी शुगर है, आप बोलेंगे सर एल्डोज है। फ्रक्टोज कौन सी शुगर है, फ्रक्टोज जो है वो एक कीटोज शुगर है। अगर हम बात करें राइबोज की तो वो कौन सी शुगर है, तो आप बोलेंगे सर ये एल्डोज है, और वो राइबुलोज जो है वो कीटोज शुगर है। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। आगे चलें तो हमारे पास आते हैं सर द कॉन्सेप्ट ऑफ ओलिगोसैकेराइड। लेकिन मुझे लगता है इससे पहले कि हम ओलिगोसैकेराइड को समझे, हमें पहले एक बार ग्लूकोज को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना चाहिए। ग्लूकोज की दो शक्लें आपको देखने को मिलेंगी। ग्लूकोज जब, अच्छा अगर हम मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो ज्यादातर क्रिस्टल्स की फॉर्म में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में आपको मिलेंगे, और ये हमें पता है सर बहुत ही स्वीट इन टेस्ट होता है, ये सॉलिड्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। लेकिन जब आप इनको पानी में मिला देते हैं, जब ये एक्वस सॉल्यूशन इनका बनाते हैं, तो ये अपनी क्रिस्टल फॉर्म में जब अंदर पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो ये अपनी शक्ल में थोड़ी तब्दीली, थोड़ा चेंज लाता है। जब हम इसको सॉलिड फॉर्म में देखते हैं तो वही चेन, ऐसे चेन फॉर्म में होता है। आप बोलेंगे कि सर जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में या जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है तब ये होता है ग्लूकोज ओपन चेन में, लेकिन जैसे ही आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा रिंग फॉर्म में, और अब ये एक रिंग बना लेगा जिसको आप रिंग ऑफ ग्लूकोज कह सकते हो। वैसे सिर्फ ग्लूकोज के साथ नहीं होता, बाकी मोनोसैकेराइड्स के साथ भी होता है। तो ये रिंग बना लेता है, और अब आप इस रिंग को समझेंगे और आप देखेंगे कि सर ये जो चेन है ये रिंग में कन्वर्ट कैसे हुई। पहले तो आपको ये देखना है, उसके बाद हम जरूरी कॉन्सेप्ट ये भी समझेंगे कि सर आप क्यों किसी ग्लूकोज को अल्फा और किसी को बीटा कह सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सर स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो क्या होता है, जिसमें हमारे पास L और D ग्लूकोज के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम बात करें रिंग ऑफ ग्लूकोज की तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर जो कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे देखें आप कार्बन के अरेंजमेंट को देख सकते हैं। कार्बन नंबर 1 पे इसका एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी के पास OH और हाइड्रोजन मौजूद है, और ये एक कॉमन अरेंजमेंट है इनका। इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो इनके फर्स्ट कार्बन के ऊपर पाया जाता है ग्लूकोज में। जब ये रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जब ये आप इसको पानी के अंदर डालता है तो इसका जो कार्बन नंबर 1 है वो रिएक्ट करता है कार्बन नंबर 5 से। मीन जो कार्बन नंबर 1 है इसका रिएक्शन होगा कार्बन नंबर 5 से, और वो जो कार्बन नंबर 5 है वो क्या करेगा, OH ग्रुप को, एक OH ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा, अपने OH ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा किसकी तरफ, ट्रांसफर कर देगा कार्बन नंबर 1 की तरफ। देखिएगा
तो कार्बन नंबर 1 जो है वो क्या करता है, इस कार्बन नंबर 5 से उसका OH ग्रुप ले लेता है। आप देखें यहाँ पे OH आ गया, कार्बन नंबर 1 के पास OH नहीं था, इसने OH ले लिया। बदले में उसको क्या मिला, बदले में उसको ये मिला कि वो जो कार्बन नंबर 5 है उसका बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के साथ। हालांकि देखा जाए तो इसका जो ऑक्सीजन है, इसका जो बॉन्ड था वो किसके साथ बना हुआ था, जो कार्बन नंबर 1 था उसका बॉन्ड बना हुआ था ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अब कार्बन नंबर 1 के साथ इसका बॉन्ड जो है वो सिंगल हो गया और एक सिंगल बॉन्ड बन गया कार्बन नंबर 5 के साथ। आई होप समझ में आ रहा है, थोड़ा सा रिपीट करता हूं मैं, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सर कार्बन नंबर 1 जो है इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप में वो सिंगली बॉन्डेड है विद हाइड्रोजन एंड सिंगली बॉन्डेड है विद सेकंड कार्बन। लेकिन जब ये कार्बन नंबर 5 से रिएक्ट करता है तो इसका OH ग्रुप ले लेता है। OH ग्रुप लेने की वजह से अब इसका एक बॉन्ड ऑक्सीजन से कम हो जाता है और वो एक बॉन्ड बन जाता है OH के साथ। और रही बात ऑक्सीजन की, तो इसका एक, क्योंकि वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड से स्टेबल था, एक बॉन्ड इसका कम हो गया, तो उसी बॉन्ड को शेयर करता है किसके साथ, कार्बन नंबर 5 के साथ, जिसकी वजह से अब इसकी नई शक्ल बन जाती है रिंग फॉर्म। आप समझ में आ रहा है, आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 1 जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है 5 से, बीच में जोड़ने वाला कौन है इनको, ऑक्सीजन है। तो आप बोलेंगे सर अब ये जो चेन फॉर्म है ये कन्वर्ट हो चुकी है रिंग फॉर्म। अब एक और चीज नोट करें, आप ये नोट करें कि सर ये जो कार्बन नंबर 1 है उसमें जो OH है वो नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है। अब आप नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे कि सर अगर OH जो है वो नीचे की तरफ है तो आप इसका नाम रखेंगे अल्फा ग्लूकोज। अगर OH ग्रुप सिर्फ कार्बन नंबर 1, चायरल कार्बन कहते हैं उसको, सॉरी कायरल कार्बन, कायरल कार्बन वो होता है जिसके पास 4 अलग अलग ग्रुप्स हो, इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। आप बोलेंगे सर इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन, ये चायरल कार्बन जिसके ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप हो। जैसे कि देखें इसमें, आप देखें और कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है। इस कार्बन के पास एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ OH है, तीसरी तरफ तीसरा कार्बन है और एक तरफ ऑक्सीजन है। चारों तरफ अलग अलग किस्म के एटम के साथ वो बॉन्डेड है। एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ OH, तीसरी तरफ कार्बन, चौथी तरफ ऑक्सीजन। आप बोलेंगे सर इसका नाम है चायरल कार्बन या कायरल कार्बन। तो ये जो कायरल कार्बन है, ये इस कायरल कार्बन को नोट करें तो इसमें OH की पोजीशन कहां है, अगर नीचे की तरफ है तो आप इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अगर वो OH ऊपर की तरफ है तो आप इसको बोलेंगे बीटा कार्बन, बीटा ग्लूकोज, सॉरी अल्फा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज। आई समझ में आ गया, बिल्कुल इजी सी चीज है। आप बोलेंगे सर जो कार्बन है उसकी OH की पोजीशन को देख के आप ग्लूकोज का नाम रख सकते हो अल्फा या बीटा। कौन से कार्बन को देख के, सबको नहीं सर, कायरल कार्बन को। कायरल कार्बन कौन सा है, जिसके पास 4 अलग अलग ग्रुप्स हो। या आप देख सकते हैं कि सर जो पहले इसका फंक्शनल ग्रुप था जिसके अंदर अभी मेजर चेंज आया है वही इसका कायरल कार्बन कहलाता है। समझ आ गया, आगे चलें। अच्छा मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट भी लिखे हैं सर जो कार्बन नंबर 1 है वो रिएक्ट करता है कार्बन नंबर 5 से, जो OH है वो कार्बन 5 से शिफ्ट हो जाता है कार्बन नंबर 1 से और वो आपस में बॉन्ड बना देता है। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होता है कि सर ये एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होती है। मिरर इमेजेस का मतलब क्या होता है, आप यहां से थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं, मैं आपको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगा। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होता है कि सर 2 ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल, 2 ऐसी शुगर्स जिनके केमिकल फार्मूला सेम हो, मतलब 2 केमिकल फार्मूला भी सेम हो और दोनों सेम मॉलिक्यूल हो। ये भी शुगर है वो भी शुगर है, ग्लूकोज एल्डोज शुगर ये भी है, एल्डोज शुगर ये भी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसका जो कायरल कार्बन है उसकी पोजीशन की वजह से ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस की तरह पेश आ रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे आप देखें तो कार्बन नंबर 5 जो उसकी पोजीशन देखें कहाँ है और ऑक्सीजन की पोजीशन कहाँ है। एग्जैक्टली वहीं पे आप इस तरफ देखें तो कार्बन नंबर 5 और ऑक्सीजन की पोजीशन कहाँ है। ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। मिरर के अंदर हम अपने उलट खड़े होते हैं। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 है तो यहाँ पे उसकी अलग जगह पे। तो आप बोलेंगे कि सर ये आप देखें तो एक मिरर इमेज बन रही है, बाकी सब तो सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं OH हाइड्रोजन, OH हाइड्रोजन, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इसके अंदर कोई चेन नहीं दिखाई दे रहा। चेन दिखाई दे रहा है इस जगह पे, जो कायरल कार्बन से कनेक्ट जो ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 5 है, ये आपको बताएंगे कि चेंज कहाँ है। तो आप बोलेंगे कि सर 2 ऐसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस की तरह पेश आए, जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट हो, उनका जो रोटेशन हो वो एक दूसरे के अपोजिट हो या अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो आप उनको स्टीरियो आइसोमर्स का नाम देते हैं। और स्टीरियो आइसोमर्स में हमारे पास 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं L ग्लूकोज, दूसरे D ग्लूकोज।
इसको आप कॉमनली लेफ्ट हैंडेड शुगर भी कहते हैं और दूसरे को राइट हैंडेड शुगर कहते हैं। जो डी ग्लूकोज होता है उसको हम राइट हैंडेड बोलते हैं, जो एल ग्लूकोज है उसको हम लेफ्ट हैंडेड बोलते हैं। अगर हम बात करें अब ह्यूमन बॉडी की स्पेसिफिक नेचर के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए, जहां से आपको एमसीक्यूज मिल सकते हैं कि सर जो ह्यूमन बॉडी है हम सिर्फ राइट हैंडेड शुगर्स को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम जो भी चीजें खाते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं आप जो भी चीजें खा पी रहे हैं, जो फ्रूट्स खा रहे हैं, आप जो चाय पी रहे हैं, उन सभी के अंदर राइट हैंडेड शुगर ही इस्तेमाल होती है। हमारी बॉडी के अंदर लेफ्ट हैंडेड शुगर के लिए कोई एंजाइम होता ही नहीं है। आपको पता है कि सर एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं और वो उसका एक अपना सबसेट होता है। तो अगर आप एक राइट हैंडेड वाले को लेफ्ट हैंडेड शुगर दोगे तो वो उसको हजम करेगा ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर लेफ्ट हैंडेड एंजाइम क्योंकि है ही नहीं, तो लेफ्ट हैंडेड शुगर जो हमारी बॉडी में हजम होती नहीं। इसीलिए जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट को जो आर्टिफिशियल स्वीटनर दिए जाते हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर में लेफ्ट हैंडेड शुगर होती है और क्योंकि वो हजम होती नहीं इसलिए हमारी बॉडी में कैलोरीज नहीं बनाती, जिसका असर हमारी बॉडी पे नहीं पड़ता। चलिए आगे, तो हमारे पास आखिरी टॉपिक है, दैट इज ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का वैसे तो आपको पता होगा सर, ओलिगो का मतलब होता है 10। इसका मतलब है कि सर एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो आपको दे 2 से 10 मोनोसैकेराइड अपॉन हाइड्रोलाइसिस। जब आप इनको तोड़ें, जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करें तो इस चेन के अंदर से 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड निकले तो आप उसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के आप अलग अलग टाइप बना सकते हैं क्योंकि 2 से लेके 10 है। तो अगर 2 मोनोसैकेराइड हो तो डाइसैकेराइड, 3 हो ट्राइसैकेराइड, 4 हो तो हमारे पास बोलेंगे टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, ऐसे आप नाम रख सकते हैं। कुल मिला के हमारे पास 10 तक वो जाएगा और आप इसको ओलिगो बोलेंगे। 10 से अगर बढ़ गया तो अभी काउंट होगा पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो हमारे पास मोस्ट कॉमन आते हैं डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड में हमारे पास आते हैं सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा पहले हम सक्रोज की बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम ये भी पढ़ लेंगे कि सर माल्टोज और लैक्टोज किसके बने होते हैं, और मुझे यकीन है किसके बने होते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। अगर हम बात करें सक्रोज की, तो सक्रोज के अंदर होता है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बॉन्डेड होता है फ्रक्टोज के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, ये सक्रोज का मॉलिक्यूल 1, 2, 3, 4 और 5वां कार्बन यहाँ पे, 6ठा कार्बन यहाँ पे। तो ये फ्रक्टोज और ये ग्लूकोज जैसे एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके करीब आते ही इनका जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसको बोलते हैं अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, अब बात यह है कि सर ग्लाइकोसाइडिक का तो हमें पता है, क्या पता है कि सर ग्लाइकोसाइडिक का मतलब होता है कि सर जब एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ बॉन्ड बनाए तो आप इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे, बताएंगे ये तो इजी है। लेकिन ये सर आपने ये अल्फा 1,2 ये क्या दिया है, ये फिर से अल्फा कहां से आ गया, तो चलिए नोट करते हैं। देखिएगा हमारे पास ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है यहाँ पे इसका रिएक्ट कर रहा है कार्बन नंबर 1, इसलिए हमने लिखा है 1। तो यहाँ पे इसका कार्बन नंबर 1 जो है वो रिएक्ट कर रहा है। आप देखेंगे कि सर कार्बन नंबर 1 के बाद ये जो OH ग्रुप था यहाँ से गायब हो गया, यहाँ पे देखें OH ग्रुप नहीं है, ठीक है, यहाँ से गायब हो गया। कहाँ चला गया, ये OH ग्रुप अलग से आ गया क्योंकि कंडेंसेशन हो रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो इसने क्या किया, अपना OH ग्रुप लॉस किया, इसने लॉस किया OH। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप लिखते जाइएगा। इसने छोड़ा अपना OH ग्रुप, वहीं पे जो सामने वाला कार्बन है इसने छोड़ा अपना एक हाइड्रोजन, इसने रिमूव किया अपना एक हाइड्रोजन। तो बाकी कौन बचा, आप बोलेंगे सर इसने अपना जैसे एक हाइड्रोजन लॉस किया, तो पहले यहाँ पे OH था, इसने अपना एक हाइड्रोजन लॉस किया, इसने हाइड्रोजन लॉस किया, इसने OH लॉस किया, और OH और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना लिया इन्होंने, सर इन्होंने बना लिया वाटर। तो इन्होंने कंडेंसेशन कर ली, वाटर का प्रोडक्शन हो गया। लेकिन पीछे यहाँ पे कार्बन का भी एक बॉन्ड अनस्टेबल हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो भी अनस्टेबल हो गया। तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया कि सर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और अब ये बॉन्ड ऐसे है कि सर अब ये कार्बन जो है इसका कार्बन नंबर 1 बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, और वो जो ऑक्सीजन है असल में किसका था, वो था कार्बन नंबर सामने वाले फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 का। तो आप बोलेंगे कि सर इसका जो कार्बन नंबर 1 है वो ऑक्सीजन की मदद से जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 2 से, तो आप बोलेंगे इसका नाम होगा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये जो 1 है ये शो कर रहा है पहले मॉलिक्यूल के कार्बन को। तो ग्लूकोज का कौन सा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, कौन सा कार्बन, कार्बन नंबर 1।
सामने वाले का कौन सा कार्बन, कार्बन नंबर 2। लेकिन अल्फा इसका नाम क्यों है सर, इसका कॉन्सेप्ट मैंने दिया है आपको। अल्फा का मतलब होता है कि जो चायरल कार्बन है, जो कायरल कार्बन है, आप किसका नोट करोगे, पहले का, जो पहला मॉलिक्यूल है उसका कार्बन, जो कायरल कार्बन है, आप उसको नोट करो कि उसमें OH ग्रुप कहाँ था, ऊपर था या नीचे था। तो हमने नोट किया कि सर यहाँ पे तो नीचे था, जो यहाँ से रिमूव हो गया। तो आप बोलेंगे सर क्योंकि इसका OH ग्रुप नीचे था तो इसीलिए आप इसको बोलोगे सर इसका नाम है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन अगर इसका OH ग्रुप ऊपर होता तो आप इसका नाम रखते सर इट इज कॉल्ड बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। समझ में आ गया? तो अल्फा और बीटा इसी के साथ है, बिल्कुल इजी है। आप देखोगे कि सर जो कायरल कार्बन है, जो फर्स्ट कार्बन उसमें OH की पोजीशन नीचे है ऊपर है, इस हिसाब से आप नाम रखोगे अल्फा या बीटा, बिल्कुल इजी है। समझ में आ गया? आगे चलें तो दूसरा हमारे पास डाइसैकराइड है जिसका नाम है माल्टोज। जो माल्टोज है इसके अंदर होते हैं, जुड़े होते हैं एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो अल्फा 1,4 होता है। अल्फा 1,4 का मतलब होता है एक तरफ ग्लूकोज का पहला कार्बन, सामने वाले का चौथा कार्बन, और उनका जो OH ग्रुप है वो ऊपर होगा या नीचे होगा, नीचे होगा, इसीलिए आप इसको बोलेंगे अल्फा 1,4। वैसे ही जो लैक्टोज शुगर है इसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज जो है वो जुड़ा होता है गैलेक्टोज के साथ, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, दोनों ही मोनोसेक्राइड है, दोनों ही हेक्सोज शुगर है। इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो होता है बीटा 1,4। बीटा 1,4 का मतलब होता है एक तरफ फर्स्ट कार्बन और सामने वाले का 4 कार्बन रिएक्ट करते हैं, और जो OH ग्रुप है वो ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ नहीं होता, इसीलिए इसका नाम है बीटा 1,4। तो ये लिंकेज इसके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। डाइसैकराइड के अंदर कौन कौन से मोनोसेक्राइड है, जैसे सक्रोज को बनाने के लिए ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज को बनाने के लिए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज को बनाने